Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 7th of June. So let's start the day with the first important topic. और आज जो वीडियो के अंत तक रहेंगे उनके लिए कुछ स्पेशल भी है इसमें, ठीक है। सो प्लीज़ आप भगा करके मत जाइएगा, अच्छा ठीक है। क्वेश्चंस जो है वो आपको इसी में मिलेगा, तो इसी के फॉर्म में देखते हैं फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। तो सेंटर ने इंट्रोड्यूस किया है नए गाइडलाइंस ग्रांट करने के लिए डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस। अब ये क्या है जी, इसको समझते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है ना 2023 का, तो उन्होंने रेगुलेट किया है जो यूजीसी को रिप्लेस कर रहा है, और यूजीसी को 2019 का था उसको रिप्लेस करके डीम्ड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स लाया जा रहा है। और ये हायर एजुकेशन को बढ़ावा देगा जो कि बेसिकली लेस देन 20 ईयर्स ओल्ड हो। अब वो एलिजिबल होंगे कि वो अप्लाई कर सकेंगे डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस का। 20 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। हालांकि जो रिवाइज्ड गाइडलाइंस है वो रिप्लेस करता है मल्टी डिसिप्लिनैरिटी नाक, यानी कि जो ये नाक हमारा नाक नहीं, ये एक्चुअली एक एक्रेडिटेशन काउंसिल है, उसकी ग्रेडिंग की बात करी जा रही है। और इसी के साथ साथ में NIRF का रैंकिंग जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, इसका जो रैंकिंग है, और साथ साथ में NBA का ग्रेडिंग, इन सबको जोड़ा जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ा जाएगा और यहाँ पे कई सारे जो है उसको देखा जाएगा कि कितना ग्रेड हो रहा है। एटलीस्ट 3.01 ग्रेड पॉइंट होना चाहिए CGPA के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 कॉन्जिक्यूटिव साइकिल्स में, ठीक है। और हालांकि इतना आपको मतलब इन डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि टॉप 50 में से कोई भी जो कैटेगरी होगा उसमें से 3 साल का कंटिन्यूअसली मतलब होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो एक स्पॉन्सरशिप मतलब बॉडी का काम करता है ये, और इसी के साथ साथ में बेसिकली एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को कंसिडर करता है। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो होगा, जो स्टार्ट करेगा, उसका फोकस होगा टीचिंग पे, रिसर्च पे, अलग अलग प्रकार से भारत के कल्चर को बढ़ावा देना, एनवायरनमेंट को बढ़ावा देना। और इसी के साथ साथ में एक्सपर्ट कमिटी गठित किया जाएगा जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन कैटेगरी को देखेगा और एग्जेम्प्ट करेगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। और ये जो डिस्टिंक्ट कैटेगरी है वो अप्लाई कर सकेगा 5 साल के लिए, ठीक है, उनके डिक्लेरेशन पे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को फोकस किया जाएगा कि उनका क्वालिटी बेहतर हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखिए हमारी जो देश की यूथ है वो सबसे ज़्यादा है, हिंदुस्तान आबादी में सबसे ज़्यादा है और यंगस्टर्स में सबसे ज़्यादा है। तो इनको शिक्षा बहुत बेहतर मिलना चाहिए, क्योंकि वो किताबी कीड़ा वाला नॉलेज नहीं होना चाहिए कि रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। स्किल बहुत ज़रूरी है और स्किल के साथ साथ में जो भी नॉलेज है उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो वो मतलब यहाँ पे फोकस उसी चीज़ पर रखा गया है। और इसी के साथ साथ में लाइट बट टाइट गाइडलाइंस होना चाहिए और फैकल्टी वगैरह का स्ट्रेंथ भी बढ़ाया जाए 100 से 150। और इसी के साथ साथ में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को भी एक कॉर्पस दिया जाए 10 से 25 करोड़ तक का। तो इनको सब बढ़ावा देने की बात की गई है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास में एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स होना चाहिए। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। हालांकि मेन जो है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस होता क्या है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में देख लेते हैं। ये यूजीसी का एक्ट है 1956 का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को डिक्लेयर करता है कि वो किसी भी यूनिवर्सिटी को इसका स्टेटस दे सकते हैं। और ये डिक्लेरेशन जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा, जिसको गाइडलाइंस कौन सा चलेगा जी, यूजीसी का, ठीक है। तो 1956 का एक्ट से दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशंस जो है वो लाया गया था 2010 में, और फिर इसको रिवाइज भी किया गया है। तो यूपीएससी कई बार जब सवाल पूछती है तो वो कहती है कि यही फर्स्ट टाइम है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पहली बार 2010 में है। इसी के साथ साथ में 170 डीम्ड इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी भारत में हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मौर्यन एम्पायर। जैसा कि आपको पता होगा तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी हमने एक शॉर्ट अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, अखंड भारत को लेकर के। तो उसी के वजह से ये पूरा का पूरा चर्चा में है मौर्यन एम्पायर। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उन्होंने एक्सप्रेस किया है जो पाकिस्तान और नेपाल का जो कंसर्न है, ठीक है, क्या कि भारत का जो सबकॉन्टिनेंट लैंडमास है, तो उन्होंने जब न्यूली मतलब पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया तो उसमें जो म्यूरल लगा था, दीवारों में जो पेंटिंग लगी थी पार्लियामेंट की, वो दिखाती है अशोकन एम्पायर को, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि मतलब जो गवर्नेंस है वो अशोक जो चक्र है उसी से अडॉप्ट है और उसी से प्रोपागेट है, ठीक है। इसी के साथ साथ में अब इसके फाउंडर के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री के ऊपर सवाल हो सकता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो उन्होंने एस्टैब्लिश किया था मौर्यन डायनेस्टी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल डायरेक्ट बन सकता है 1-लाइनर एग्जाम्स के लिए कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य। और अशोका का बर्थ जो है वो 304 बिफोर क्राइस्ट एरा कहाँ पे हुआ था जी, आज के पटना में, यानी कि पाटलिपुत्र में। बिंदुसार जो है उनके पिता हैं और शुभारंगी जो है उनकी माता। तो बिंदुसार इनके पिता हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इनको अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो अशोका जो है वो एक्सपैंड किए थे रेन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी को, इसीलिए वो द ग्रेट बने। और इसी के साथ साथ उनका कार्यकाल जो है वो आप देख सकते हैं। और इसी के बाद में आप देखोगे तो इन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भी प्रिसाइड किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को पैट्रोनाइज किसने किया था, तो अशोका ने किया था। सबसे पहला को किसने किया था, तो अजातशत्रु ने किया था। दूसरा को किसने किया था, तो काल अशोक ने किया था। थर्ड को किसने किया था, तो अशोक ने किया था। और फोर्थ को किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। तो ये आप एक एक टिक्स याद रख सकते हैं, ठीक है। आपका चारों
चारों जो है वो रिवाइज हो जाता है इसी के साथ में। और ये बेसिकली अशोक जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं किसके जी, बुद्धिज्म के। अगेन देखिए यूपीएससी जब भी सवाल पूछती है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म उसका फेवरेट टॉपिक है, तो ऐसा सवाल भी बनता है कि ये जो है वो सपोर्टर हैं जैनिज्म के, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये बुद्धिज्म के सपोर्टर हैं। इसी के साथ साथ में बेसिकली अशोकन एम्पायर जो है एक्सटेंड करता है आज का जो अफगानिस्तान है वहां से लेकर के पर्शिया यानी कि ईरान, ठीक है, और इसी के साथ साथ में बंगाल आसाम को इंक्लूड करते हुए मैसूर यानी कि कर्नाटका साउथ में, और इसी के साथ साथ में भारत और जो साउथ एशिया और उसके बियॉन्ड है उन सबको कवर करता है। तो ये जो इन्होंने कंसर्न दिखाया, एक्चुअली इन्होंने हिस्ट्री पढ़ा नहीं, ठीक है, पाकिस्तान नेपाल अगर ये हिस्ट्री पढ़ते तो ये समझते कि भारत जो है हमारा जो ऑफिशियल सिंबल हम मेजरली यूज करते हैं वो अशोका को यूज करते हैं, ठीक है, सारनाथ आप देख लो, एम्बलेम आप देख लो, हर जगह तो वो मौर्य डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है और मौर्य डायनेस्टी का उस वक्त एक्सपेंशन उस लेवल पे था जो कि उस ग्रेटनेस को रिजेंबल करता है, ठीक है। चलिए अब जब बैटल ऑफ कलिंग हो जाता है जैसा कि आपने पढ़ा होगा, तो बैटल ऑफ कलिंग में क्योंकि इतना ज्यादा जो है वो ब्लडशेड हो जाता है हर तरफ, मतलब अशोक जो है वो उस चीज को लेकर के वो मतलब सम्राट अशोक कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा वो चिंतित हो जाते हैं कि युद्ध से अगर परिणाम सिर्फ मृत्यु है, अगर इतना विनाश है तो फिर युद्ध लड़ना बेकार है। फिर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया अपने धर्म को बुद्धिज्म में और अपना जीवन जो है वो इस शिक्षा में लगा दिए कि भगवान बुद्ध से जुड़े उन ज्ञान को लेने में। और अशोक जो है वो इस बिलीफ में यकीन करते हैं कि उनका जो इंस्क्रिप्शंस है उनके रॉक्स पे और बाकी के पिलर्स पे अशोक को नाम प्रियदासी जो है वो जुड़ा हुआ है अशोका का दीपा वंशा में। तो सवाल हो सकता है प्रियदासी किसको बोला जाता है, तो अशोका को, ठीक है। और अशोका का जो इंस्क्रिप्शंस है उसमें देवनाम पिया जो जुड़ा हुआ है कि बिलव्ड ऑफ द गॉड्स, और इसी के साथ साथ में देवनाम पिया और अशोका जो है वो सेम पर्सन है जिनको एस्टैब्लिश किया गया है मास्की और गुजर इंस्क्रिप्शंस में, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ अशोकास इंस्क्रिप्शंस जो है वो प्राकृत में है और लिखे गए हैं बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। तो कई अब सवाल क्या बनता है कि पाली में है, संस्कृत में है, तो प्राकृत भाषा में है, ठीक है। इसी के साथ साथ में वो धम्मा में विश्वास रखते हैं जो कि कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ बिहेवियर है, किस प्रकार से सही बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। अशोका धम्मा जो है वो एक रिलीजन नहीं है या फिलोसॉफी, हालांकि एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है कि किस प्रकार से जीवन को जीना है सही दिशा में। और इन्होंने धम्मा महामत्ता को अपॉइंट किया था जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाकर के धम्मा के बारे में शिक्षा देता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ। तो ओडिशा का जो रेल एक्सीडेंट हादसा हुआ कहीं ना कहीं इसको लेकर के ऑलरेडी हमने डिटेल्ड वीडियो कवर किया है, आप जाकर के चैनल पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगेन जो बात आती है एनडीआरएफ जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में हो जाते हैं क्योंकि ये रियल हीरोज हैं, इनका जो मतलब अपने आप में हार्डवर्क है वो शब्दों में हम बयां भी नहीं कर सकते हैं, इस लेवल पे दिन रात ये परिश्रम कर रहे हैं। आर्मी एनडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशंस में लगी है ओडिशा ट्रेन ट्रेजेडी होने के बाद में, और इनका आप देखेंगे मोटो ही है आपदा सेवा सदैव, ठीक है। इसी के साथ साथ में बेसिकली एनडीआरएफ को बनाया ही गया था स्पेशलाइज्ड फोर्स के लिए 2006 में, इस पर्पज से कि जो भी नेचुरल या मैनमेड डिजास्टर्स होंगे उसके रिस्पॉन्स में, तो नेचुरल और मैनमेड दोनों ही डिजास्टर्स को कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। यूपीएससी अगेन जैसा कि हमको बोले वो सिर्फ लिख देगा कि नेचुरल डिजास्टर्स, तो दोनों डिजास्टर्स को बटालियंस जो है उनको ट्रेन किया जाएगा और इक्विप किया जाएगा कि वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स कर सके अगर कोई केमिकल अटैक हो जाए, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसीज। इसी के साथ साथ में इसको बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि पार्लियामेंट के लॉ में पास हुआ और फिर इसके बाद एक्ट बना प्रेसिडेंट के एक्सेंट पे और फिर ये जाकर के एक मतलब अपने आप में स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। एनडीआरएफ फंक्शन करता है अंडर द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जी, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मोटा भाई अमित शाह जी का, तो होम अफेयर्स मंत्रालय जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। हालांकि एनडीएम में जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो एपेक्स बॉडी है डिजास्टर्स का भारत में, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन है इसके। तो डायरेक्ट सवाल हो सकता है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो मुख्य मतलब जो चेयरमैन है वो कौन है, तो प्रधानमंत्री खुद है। इसी के साथ साथ में जैसे नीति आयोग के चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो आप इससे भी लिंक करके पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो जो नोडल मिनिस्ट्री है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो बेसिकली नेचुरल डिजास्टर से जुड़ा हुआ है। 15 बटालियंस हैं जिसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स ये सभी इंक्लूडेड है। इनका टोटल स्ट्रेंथ कुछ 1149 है। तो ये पूरे देश में बेस्ड है 16 डिफरेंट लोकेशंस पे जो भी वल्नरेबल है उसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एशिया वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन।
तो एशिया वीडियो इंडस्ट्री एसोसिएशन एविया, इन्होंने कहा है कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंडियंस जो है वो मीडिया इंडस्ट्री पे रिलाई करते हैं अलग अलग प्रकार से। इसी के साथ साथ में ये एक ट्रेड एसोसिएशन है वीडियो इंडस्ट्री का, एशिया पैसिफिक वाले रीजन में 1991 में लाया गया था वीडियो इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और बाकी के जो OTT प्लेयर्स हैं वो कवर होते हैं और लीडिंग इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इसी के साथ साथ में गवर्नेंस में आप देखोगे तो काउंसिल ऑफ गवर्नर्स इसमें होते हैं और ये वीडियो इंडस्ट्री के लिए इंटरलॉक्यूटर का भी काम करता है, जो कि जुड़ा हुआ है वीडियो के पायरेसी से, कि मतलब चोरी नहीं होना चाहिए, मतलब किसी का भी अगर वो कंटेंट क्रिएटर है तो वो उसका मतलब पायरेटेड ना हो। इसी के साथ साथ में ये इंफॉर्मेशन और इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से कॉपीराइट वगैरह इन्फोर्समेंट मतलब किया जाए और मल्टी चैनल टीवी को प्रमोट किया जाए, टेक्निकल स्टैंडर्ड जो है रीजन के उन सबको बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा और लास्ट टॉपिक है दैट इज ब्रिक्स चर्चा में है, ठीक है। तो फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं ब्रिक्स के ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये बेसिकली मिले जो लोकल करेंसीज के मतलब तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड करने की बात कर रहे हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। उसी को लेकर के आप देखेंगे तो द केप ऑफ गुड होप, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका में मिले थे तो इसीलिए द केप ऑफ गुड होप इसका नाम रखा गया। बेनिफिट्स क्या होगा, अच्छा मान लीजिए ये पांचों कंट्रीज अपने अपने लोकल करेंसीज में करते हैं, तो बेनिफिट सबसे पहला तो ये होगा कि ट्रेड करना जो है वो आसान होगा, एक्सचेंज रेट रिस्क खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यूएस से के डॉलर में अगर वो करते हैं तो हर किसी को जिसका वॉलेटाइल ज़्यादा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर उनको ज़्यादा रिस्क हो जाता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाता है, क्योंकि यूएसए में कन्वर्ट करना फिर उस कंट्री में कन्वर्ट करना मुश्किल होता है, फिर एफिशिएंट होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा और इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूएसए के ऊपर जो उनका एक मतलब रिलायंस है वो खत्म होगा। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये यूनिलैटरल और डिस्क्रिमिनेटरी है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का, ठीक है। अब ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं तो ब्रिक्स 2009 में लाया गया था, इसका हेडक्वार्टर्स शंघाई में है और साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ता है, क्योंकि इनिशियली ये ब्रिक होता है और इसी के बाद में ये ब्रिक जो शब्द है वो जिम ओ'नील ने सजेस्ट किया था 2001 में। इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो यहाँ पे 41% का ग्लोबल पॉपुलेशन है, 24% का ग्लोबल जीडीपी और 16% का ग्लोबल ट्रेड। माना जाता है कि 2028 तक ब्रिक्स जो है वो 35% का ग्लोबल इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि इसमें इंडिया और चाइना जैसी इकोनॉमीज इंक्लूडेड हैं। चेयरमैनशिप में आप देखोगे तो अलग अलग तरीके से होता है। 2023 का चेयरमैन कौन है, साउथ अफ्रीका है। और इसी के साथ साथ में इसमें आप देखोगे तो एनडीबी आया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, सीआरए कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, लोन वगैरह से जुड़ा हुआ और पेमेंट सिस्टम वगैरह भी। इसी के साथ साथ में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि अलग अलग मतलब मेजर जो भी इनिशिएटिव्स भी हैं वो भी कवर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा, जैसा कि आपको बताएं कि आज से ही हमने क्वेश्चंस भी स्टार्ट किया है आप सबके लिए कि अब आप कितना सीख रहे हैं उस चीज को भी हम देखेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ में आपका जो भी रिस्पांस रहेगा तो हम क्वेश्चन के फ्रीक्वेंसीज को भी बढ़ाया करेंगे। टॉपिक्स वो रहेंगे जो हमने पढ़ाया हुआ है, आज नहीं पुराने वाले वीडियोस में, ताकि आप सिंसियरली पुराने वीडियोस को भी कितना देख रहे हैं और आप याद कितना कर पा रहे हैं। क्योंकि आज अभी पढ़ाएं अभी तो आप तुरंत आंसर सही दे देंगे, लेकिन आपको 2 दिन पहले का जो पढ़ा हुआ है वो कितना याद है, हम उस चीज को देख रहे हैं और ये आपको रिवीजन के लिए फोकस कराएगा। तो पहला सवाल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जब भी आप सवाल करें यूपीएससी का सवाल स्पेशली, तो हमेशा पहले तो यही देखें कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट। तो यहाँ पर तो करेक्ट पूछा है। चलिए नेटो के बारे में सवाल है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स हैं, जैसा कि आपने देखा होगा पिछले 2 साल से यूपीएससी 1, 2, 3 थोड़ा सा कम कर दी है उसने, ये पेयर वाइज क्वेश्चंस वो बनाने लग गया है। ऑलरेडी हमारे चैनल पे एनालिसिस का भी वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको एक हमने बताया है कि एक वीडियो जरूर लाएंगे आप सबके लिए कि क्वेश्चंस जो हैं जो इस इनिशिएटिव्स आपको हेल्प किए हैं उसके ऊपर भी बहुत जल्द एक वीडियो आप सबके लिए लाया जाएगा। नाउ फर्स्ट स्टेटमेंट, और सिंसियरली पढ़िए, हो सके तो आप पॉज करके पढ़िए, ठीक है। आप पॉज कर लीजिए, आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो नेटो जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है जो कि बेसिकली कलेक्टिव डिफेंस के सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। चलिए हम मान लिए कि चलो ठीक है। दूसरा है कि कहता है कि स्टैब्लिश्ड इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, मतलब विश्व युद्ध जब द्वितीय होता है उसके बाद लाया जाता है। और तीसरा है कि जो एक्सेशन, अगर कोई नया मेंबर बनना चाहेगा तो यूनानिमस अप्रूवल होना चाहिए सभी करंट मेंबर्स का। जैसा कि आपको पता होगा तो नेटो का 31st मेंबर फिनलैंड बना है, इसलिए भी सवाल हो सकता है। और रशिया यूक्रेन वॉर का बहुत बड़ा कारण ही यही है कि यूक्रेन जो है वो नेटो का सदस्य बनना चाहता था, तो इसके ऊपर सवाल अपकमिंग प्रीलिम्स में हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो स्टेटमेंट है, आप अपना आंसर करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी आपको लगे आप लगा लीजिए। नाउ जो करेक्ट आंसर यहाँ पर बेसिकली होगा वो सी होगा, ऑल 3।
जस्ट बिकॉज कि पहला बिल्कुल करेक्ट है, आपको ध्यान होगा। तो 1949 में लाया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, और ये वॉशिंगटन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है, जिसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स बेल्जियम में है। और कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है कि जो 31 सदस्य हैं, अगर किसी एक पर हमला होगा तो माना जाएगा कि बाकी सब पर हमला हुआ है और सब रिटेलिएट करेंगे। और तीसरा कि सबका मतलब मंजूरी मिलना चाहिए। अगर फिनलैंड बना तो बाकी के 30 मेंबर्स उस पर मतलब वो लोग तैयार हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जैसा कि आपको हम बोले, इसके बाद आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा तो फर्दर हम इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस इज रिलेटेड टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कल ही वाली वीडियो में हमने कवर किया है इसको, क्योंकि पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी है। ब्रिक्स अभी हमने पढ़ा तो सारे लीडर साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो बेसिकली वहां पर क्या पुतिन को अरेस्ट किया जाएगा, हालांकि चांसेस बहुत कम है। तो यही सब के ऊपर सवाल आईसीसी पे हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप ऑप्शंस देखेंगे तो आप अपना ऑप्शंस देख सकते हैं, करेक्ट पूछा है यहाँ पर भी और पेयर वाला ही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्योंकि पेयर वाला है तो बार बार ऑप्शंस देखना नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। उम्मीद करते हैं आपने सही कर लिया होगा। नाउ यहाँ बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो आंसर है वो है सी, ओनली 3। अब कैसे है वो आप देखिए। सबसे पहला जो है कि आईसीसी जो है वो एक परमानेंट इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल है, जो कि लाया गया था कि सीरियस क्राइम्स को जुड़ा हुआ, और इसका जुरिस्डिक्शन है सभी के ऊपर। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द नेशनैलिटी। और इसी के साथ साथ में आईसीसी के पास पावर है इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने का क्राइम्स, जैसे कि जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है जी, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। हालांकि थर्ड गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यूएस से इसका सदस्य ही नहीं है और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी नहीं करता है। तो तीसरा जब गलत है तो 1, 2 और 4 जो है वो करेक्ट है। और बाकी का डिटेल चाहिए तो आप करंट अफेयर्स वीडियोस को फॉलो करिए और ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। जैसा कि आपको हमने वादा किया है, आपका बस प्यार रहना चाहिए। बाकी तो आपके लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं उससे ज़्यादा हमेशा करने की कोशिश करेंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, इन वीडियोस को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए कि ऐसा कंटेंट जो कि आपको हम फ्री में पहुंचा रहे हैं उसको बस इतना आप सपोर्ट दिखाइए कि आप वीडियो को पूरा देखिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके भी आप जरूर प्यार साझा करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।